एज पर कॉन्स्टिट्यूशन चलना तो आपने फिर आप पॉसिबिलिटीज देखते हैं, लेकिन जहां आपने चलना ही नहीं है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, वहां आपने क्या पॉसिबिलिटीज देखनी है? वहां पे आपने, क्योंकि आपको पता है कि हम कंप्यूटर कर रहे थे, पावर पॉइंट से रेलिवेंट कुछ चीजें आपको बतानी थी जो कि ऐसी नहीं। पहले तो ये देखें पावर पॉइंट से आपकी क्या मुराद है। आप पावर पॉइंट किस लिए यूज कर रहे हैं? हाँ जी, जब भी आपने किसी भी किस्म की प्रेजेंटेशन देनी हो, मल्टीमीडिया प्रोजेक्शन, उन सारे कामों के लिए आप क्या करते हैं, आप पावर पॉइंट को यूज करते हैं। ठीक है ना? अब ये जो पावर पॉइंट है यूज होती है, वालेकुम अस्सलाम, वो बोर्ड मार्कर भिजवाइएगा रूम 4 में, रूम 4 में बोर्ड मार्कर भिजवाइएगा। अच्छा जी, अच्छा जी। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए आप जो चीज यूज करते हैं वो पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट से रेलिवेंट एज सच कोई इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, मोटी मोटी दो चार चीजें पूछता है जो कि मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है? सबसे पहले वो कहता है क्या पावर पॉइंट में कलर स्कीम यूज होती है, यस और नो। अगर यूज होती है तो किस हद तक यूज होती है? पावर पॉइंट में भी कलर स्कीम यूज होती है, लेकिन जैसे वर्ड और एक्सेल में डायरेक्टली आप वर्ड्स के अकॉर्डिंग या जो टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग आप कलर स्कीम यूज करते हो, उसको शेड दे देते हो, फिर टाइप चेंज कर देते हो, उसके अंदर कोई और किसी किस्म की चेंजिंग लेके आ जाते हो। इसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता। इसके अंदर कलर स्कीम अप्लाई होती है लेकिन बैकग्राउंड की हद तक। पावर पॉइंट में कलर स्कीम क्या करती है, स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज कर देती है। वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं होती, वो स्लाइड के अकॉर्डिंग होती है। स्लाइड समझते हैं ना, वो पेज, वो टुकड़ा जिसके ऊपर आप सारा लिख रहे हैं, आप उसके अंदर कोई भी कलर स्कीम ऐड कर सकते हैं, शेड दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब बैकग्राउंड आप उसका स्लाइड का जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट, वो कहता है क्या डाटा इंपोर्ट किया जा सकता है? डाटा इंपोर्ट करने के क्या मतलब है? पहले तो ये बताएं डाटा इंपोर्ट करना क्या होता है। सिंपल सी बात है, एक डाटा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो आपके सिस्टम पे, किसी और ऐप में, किसी और फाइल में, किसी और सॉफ्टवेयर में, वर्ड में पड़ा हो, एक्सेल में पड़ा हो, आप उसको पावर पॉइंट में ला सकते हैं। इसको कहते हैं इंपोर्ट करना डाटा। यस, आप इंपोर्ट कर सकते हैं। पहली बात, पावर पॉइंट में डाटा इंपोर्ट किया जा सकता है। सेकेंडली, जब आपने डाटा इंपोर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन का ऑप्शन आता है, वहां पे आप जो है वो क्लिक करेंगे और फिर जो भी डाटा पड़ा होगा स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन। इस तरह से आप डाटा क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। समझ गए हैं जी? अब इसके बाद
वो कहते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि प्रेजेंटेशन शो करने के दौरान अपीयर नहीं होता। तीन चीजें लिखी हुई हैं, स्लाइड, आउटलाइन और नोट्स। जब आप पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन शो कर रहे हो या प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो इन तीनों में से कौन सी चीज जो है वो शो नहीं होती या सारी शो होती है। ये नहीं होती, स्लाइड भी होती है, आउटलाइन भी होती है। आउटलाइन ऊपर मेन ऑप्शन होता है, उसके नीचे जो बॉक्स बने हुए होते हैं सारे वो स्लाइड में। ये दोनों चीजें होती हैं, लेकिन नोट्स उसमें शो नहीं होता, नोट्स का ऑप्शन नहीं होता। अच्छा, अब वो कहता है best suitable font to adjust a large amount of data in MS PowerPoint. Best suitable font to adjust a large amount of data in MS PowerPoint. ये एक स्लाइड बनी हुई है, ठीक है, इसके अंदर डाटा इतना सारा है कि वो इस 1.5 स्लाइड पे आता है पूरा। लेकिन वो ऐसा है कि आप नेक्स्ट स्लाइड नहीं बनाना चाहते या मुनाफिक नहीं रखता, आप चाह रहे हो तो वो सारे का सारा डाटा इसमें आ जाए, तो फिर आप उसके लिए एक फॉन्ट यूज करते हो जिसको हम कहते हैं सेरिफ फॉन्ट। ये इस फॉन्ट की क्वालिटी ये है, सेरिफ, SERIF, सेरिफ फॉन्ट। हाँ, ये अलग अलग है, मैं अभी सैन सेरिफ का भी बताता हूँ। सेरिफ फॉन्ट होता है पावर पॉइंट में जब ज्यादा अमाउंट का डाटा एडजस्ट करना हो तो फिर आप इस फॉन्ट को यूज करते हैं। इसकी क्वालिटी ये है कि आम रूटीन में जो डाटा 10 लाइनों में आता है ये उसको 7 लाइनों में, 6 लाइनों में, 6.5 लाइनों में कंप्रेस कर देता है और वो बुरा भी नहीं लगता। मतलब इसकी बनावट ऐसी है सेरिफ फॉन्ट। अच्छा, अगर एमएस वर्ड या एक्सेल हो उसके अंदर आपने लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा वाली लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा उसके अंदर आपने एडजस्ट करना हो तो आप कौन सा फॉन्ट यूज करोगे। मैंने आपको कहा सेरिफ फॉन्ट जो है ये यूज हो रहा है पावर पॉइंट में। आपने वर्ड या एक्सेल के अंदर को डाटा एडजस्ट करना है तो वहां कौन सा फॉन्ट यूज करोगे जो मतलब के ज्यादा मिकदार में डाटा एज कंपेयर टू अदर फॉन्ट्स यूज कर देता है। हाँ, सेरिफ कौन सा होता है। हाँ, टाइम्स न्यू रोमन। आप एरियल में या किसी और फॉन्ट के अंदर लिख के देते हैं डाटा, उसको कॉपी करके पेस्ट करें, अगले पेज पे वही डाटा सारा कॉपी करके उसको टाइम न्यू रोमन में पेस्ट करके देखें तो वो उसको जो 100% डाटा है ना उसको 70% तक ले आएगा, 30% कंप्रेस कर देगा उसको। इसी तरह से अगर आप पावर पॉइंट में करते हो तो पावर पॉइंट में है वो सेरिफ फॉन्ट है वो यूज होता है। टाइम्स न्यू रोमन एरियल होता है, आई थिंक एरियल होता है आई थिंक। अच्छा जी, हाँ, वो आप पे डिपेंड करता है ना, यूज तो आपने करना है, जैसे आप करेंगे वैसे ही वो आपको शो होगा। हाँ, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब वो कहते हैं एमएस पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड की हेडिंग्स, आउटलाइन वगैरह बनाने के लिए नॉर्मली जो बेस्ट सूटेबल है, मतलब कि वो अच्छे तरीके से इसकी आउटलाइन को, हेडिंग को, स्लाइड की बनाए, टाइटल्स को, सब टाइटल्स को एडजस्ट कर सकता है, वो होता है वो है सैन सेरिफ फॉन्ट। अभी आप पूछ रहे थे ना कि इसमें डिफरेंस क्या है, तो ये है एडजस्ट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, और वो वाला जो है सैन सेरिफ फॉन्ट वो क्या करता है कि आउटलाइन, स्लाइड्स की जो टाइटल्स और सब टाइटल है उनके लिए यूज होता है, मतलब प्रोमिनेंट करता है, जरा वो प्रोमिनेंट होता है उसके अंदर ये सारी चीजें। क्लियर है जी।
हाँ जी। अच्छा, अब इसके अंदर ना स्लाइड के अकॉर्डिंग ना दो तीन तरह की चीजें हैं। एक है कंट्रोल ओ, एक है एन और एक है एम। तीनों में क्या फर्क है? और एम होता है। अच्छा, एन किस लिए होता है फिर? चले, एक साहब ने बताया कि जी एम इंसर्ट करने के लिए होता है, तो एन किस लिए होता है? न्यू स्लाइड बनाने के लिए। और ओ किस लिए होता है? तीनों में फर्क क्या है? सर एम जो है वो इंसर्ट होता है बीच में, न्यू जो है वो नई स्लाइड एंड ओ तब यूज करेंगे जब आपने कोई स्लाइड बनाई है उसको मिनिमाइज किया हुआ है, उसको आप ओपन करेंगे कंट्रोल ओ से, एम तो आपको पता है फिर नहीं बन जाएगी। अब एम क्या है कि ऑलरेडी दो स्लाइड बनी है, एक यहाँ एक यहाँ। आप कहते हैं इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे एक स्लाइड आनी चाहिए थी, तो फिर आप कंट्रोल एम करोगे। एम क्या करेगा? इंसर्ट करेगा। इंसर्ट होता है स्पेसिफिक जगह पे, ठीक है ना। एन होता है बाय डिफॉल्ट जो चल रही है उससे आगे नहीं बन जाएगी, लेकिन एम जो है वो क्या होता है? एम होता है, एन होता है नई बनानी है, मतलब दो तीन चार पहले बनी हुई है, आगे पांचवी जो नई बनेगी वो कंट्रोल एन है। अच्छा जी, एरो कीज यूज होती हैं स्लाइड शो में? यस और नो? किस लिए यूज होती हैं? जी, स्लाइड्स को रिवर्स या फॉरवर्ड करने के लिए नेविगेशन कीज यूज होती हैं। एरो कीज भी कहते हैं, नेविगेशन कीज भी कहते हैं, ठीक है ना। स्लाइड शो स्टार्ट करना हो तो कैसे करेंगे? F5। नॉर्मली F5 किस लिए यूज होता है? रिफ्रेश करने के लिए। लेकिन अगर पावर पॉइंट खुला हुआ है तो वहां पे आप F5 प्रेस करोगे तो फिर क्या होगा? वो स्लाइड शो स्टार्ट कर देगा। अच्छा, स्लाइड शो एंड करने के लिए आपने क्या करना होगा? एनिमेशन टाइम से क्या हुआ? वो मिनिमम कितना होता है? 0.5 सेकेंड। उसको फिर आप पढ़ोगे कैसे? वो तो कैसे लेगा 1 2 3 4 उसको पढ़ोगे कैसे? उसमें लिखा क्या हुआ है? बाय डिफॉल्ट टाइम क्या होता है, चलो ये बताओ। नहीं, आप वो समझे ही नहीं है। मुझे ये बताएं, बाय डिफॉल्ट जो है वो क्या होता है? ये मैंने आपको वर्ड और एक्सेल पढ़ाते हुए अच्छे तरीके से बताया। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक्चुअल क्या होता है, प्रेस्क्राइब क्या होता है, ये सारा बताया। इसमें भी एनिमेशन जो है, एनिमेशन टाइम से मुराद है कि ये जो आपकी स्लाइड है वो कितनी देर के बाद चेंज होगी, ठीक है ना। अब ये जो एनिमेशन टाइम है बाय डिफॉल्ट ये चेंज होता रहता है, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट होता है ये 3 सेकंड। जब आप कोई बनाते हैं ना एनिमेशन, तो वो 3 सेकंड के बाद चेंज हो जाती है। मिनिमम ये हो सकता है कितनी देर? ऐसे ही है, मतलब कि 0.2 ही है।
0.22 या 0.1 है, ऐसे है कुछ हो जाता है, लेकिन वो है वो बेकार है, उसको आप अप्लाई नहीं कर सकते। और मैक्सिमम कितना होता है ये? मजे की बात, इसके बाद में कुछ कहता है 1 मिनट है, कुछ कहते हैं 2 मिनट है, कुछ कहते हैं 3 मिनट। ये मैक्सिमम होता है कस्टम, मीन्स इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप अपनी मर्जी से इसको मैक्सिमम कर सकते हैं कि इतनी देर के बाद ये चेंज, ठीक है। और इसके बारे में आपको ये बताना है कि एनिमेशन जो है, ये एनिमेशन विद साउंड होती है या विदाउट साउंड होती है? जी, मैंने 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 चले आपको एक क्वेश्चन बना के दे दिया। ड्यूरिंग पावर पॉइंट स्लाइड शो द एनिमेशन between the changing of two slides can be option 1 with sound, option 2 without sound, option 3 both A and B, option D none, both A। हाँ जी, ये आपकी मर्जी होती है कि आप इसमें साउंड डालना चाहते हैं कि नहीं डालना चाहते हैं, कि स्लाइड जब चेंज होगी साथ कोई साउंड भी हो, वो आपकी मर्जी होती है कि आप कोई साउंड ऐड करना चाहते हैं उसके साथ या नहीं ऐड करना। वो आएगा कस्टम डिजायर, मतलब कि कस्टमाइज होगी। कस्टमाइज से मुराद ये कि आप पे डिपेंड करता है आप कितनी होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है उसको कहते हैं टॉगल। टॉगल स्क्रीन क्या होता है? टॉगल का मतलब चेंज करना होता है, जिस तरह वो केस होता है ना, वर्ड सेलेक्ट करके आपने वो वर्ड के साथ। टॉगल का मतलब होता है हैंग हो जाना, रोक देना, फ्रीज कर देना। टॉगल स्क्रीन से मुराद ये होता है आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं एमएस पावर पॉइंट में। अब कभी आपने प्रेजेंटेशन देते देखा होगा कि ऐसे पीछे स्लाइड चल रही होती है, आगे जो आपका प्रेजेंटेटर है वो प्रेजेंट कर रहा होता है उस स्लाइड को, मींस वो जो स्लाइड पीछे चल रही है उसको वो एक्सप्लेन करता जाता है और पीछे स्लाइड चेंज हो जाती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई एक आध स्लाइड ऐसी होती है कि उसको एक्सप्लेन करने में ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू अदर स्लाइड्स, कि बाकी स्लाइड आपने स्लाइड शो जो है उसके अंदर एनिमेशन टाइम रखा हुआ है 10 सेकंड, कि आप 10 सेकंड के अंदर जो है वो एक स्लाइड जो है उसको चेंज कर लेते हो, अपना एक्सप्लेन कर लेते हो। कोई ऐसी आ जाती है पेचीदा सी जिसके अंदर कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन होता है या कोई ऐसी बात होती है जो अच्छे तरीके से लोगों को बतानी है, या कोई लॉ से रेलेवेंट पॉइंट होता है, उस पे आपको मोर देन 10 सेकंड लग जाते हैं, 20 30 या 1 मिनट लग होता है ना, कोई एक आधा पॉइंट का। तो उसमें आप क्या करते हो, स्क्रीन को टॉगल कर देते हो, वो स्क्रीन वहीं रुक जाती है। हाँ, आप जब एक्सप्लेन कर लेते हो उसके बाद उसको टॉगलिंग उसकी खत्म कर देते हो तो फिर वहीं से स्लाइड शो आ जाता है। इसको कहते हैं टॉगल करना। टॉगल स्क्रीन मीन स्क्रीन को फ्रीज कर देना, रोक देना, ठीक है। इसमें पावर पॉइंट में टॉगल स्क्रीन जो है वो कितनी तरह से हो सकती है? सिंपली एक की प्रेस करनी है टॉगल करेगा। इसमें टॉगल दो तरह के होते हैं, एक W और एक B। सिंपली B प्रेस करोगे स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी, वही रुक जाएगी, ठीक है। आप उसको दोबारा एक्सप्लेन करने के बाद फिर B प्रेस करोगे वहीं से आगे स्लाइड शो हो जाएगा। दो, और सिर्फ W प्रेस करोगे तो W के साथ व्हाइट होता है, उसमें स्क्रीन सारी स्पेस की होगी, बस जो स्लाइड होगी वो वहीं रुक जाएगी। दोबारा W प्रेस करोगे तो वहीं से आगे कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो टाइप्स होती हैं इसकी प्रॉब्लम। आगे आ जाता है एरो हेड है इसका।
उसको आप क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। इसकी टाइप्स कितनी आ जाती हैं बाय डिफॉल्ट? दो होती हैं, या एक एरो होता है, एक पेन होता है। ठीक है, एरो को पेन में कन्वर्ट कर सकते हो, पेन को एरो में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक हो गया जी। और दोनों को शो भी कर सकते हो और दोनों को हाइड भी कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा है। अगर एरो को पेन में करना है कन्वर्ट, कंट्रोल पी, और पेन को एरो में करना है तो कंट्रोल ए। कंट्रोल पी पेन के लिए, कंट्रोल ए एरो के लिए। ठीक है, ये थी इसकी पावर पॉइंट से रेलिवेंट छोटी छोटी चीजें। ठीक है, अब हम आते हैं इसके, एक होता है कि कर्सर जो होता है ना वो एरो की तरह शो हो रहा होता है, एरो हेड जैसे होता है, तीर का सर वाला हिस्सा, उसको एरो हेड कहते हैं। वो बनाना है तो कंट्रोल ए, और अगर पेन बनाना है तो पेन की नीब बनी हुई आएगी, वो कंट्रोल पी से आएगा। ठीक है, अच्छा, अब कुछ जनरल क्वेश्चन में रिगार्डिंग कंप्यूटर। एक चीज होती है एंड्रॉइड, जो कि आप यूज करते हैं आजकल। एंड्रॉइड जो है उसको बेसिकली एक चीज सपोर्ट करती है जिसको कहते हैं ओपन हैंडसेट अलायंस, जिसके थ्रू एंड्रॉइड वर्जन जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था पाकिस्तान में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ओपन हैंडसेट अलायंस जो है ये कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था पाकिस्तान में? 2007 में। ये शादो नाजिर आते हैं क्वेश्चन, लेकिन मैंने कहा जाते जाते आपको ये भी बताता जाऊं। हैंडसेट अलायंस इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान इन 2007। अच्छा, ये जो गूगल सेटअप है, आपने देखा होगा एंड्रॉइड के अंदर एक चीज है प्ले स्टोर, जिससे आप एप्स वगैरह डाउनलोड करते हो। कभी आपने उस प्ले स्टोर का पूरा नाम पढ़ा है क्या है? गूगल प्ले स्टोर। वो क्यों है? क्योंकि गूगल ने एंड्रॉइड को परचेज किया है। क्वेश्चन आता है पेपर में, गूगल ने एंड्रॉइड को क्यों परचेज किया था? हाँ, मार्केटिंग पर्पस के लिए, चीजों की एडवर्टाइज करेंगे। जैसे अभी आप कोई ऐप चलाते हो या कोई ऐप रन करते हो या कोई ऐप डाउनलोड या इंस्टॉल करते हो, तो उसके दौरान बहुत सारे ऐड आते हैं, वो हर ऐड के बदले गूगल एडसेंस के थ्रू पेमेंट होती है उनको। ठीक है ना? हाँ, अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन के गूगल ने एंड्रॉइड परचेज कब किया था? पता है किसी को? 2005 में। एंड्रॉइड इन 2005। अच्छा, गूगल का बिजनेस स्लोगन क्या है? स्लोगन होता है ना हर किसी का, कोई ना कोई एम, कोई ना कोई एक्टिविटी। गूगल का बिजनेस स्लोगन क्या है? टू एडवर्टाइज मोर एंड मोर, ये इसका बिजनेस स्लोगन है। टू एडवर्टाइज मोर एंड मोर। और इसी से पैसे मिलते हैं। जब मोबाइल फोन पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुए थे तो उनके अंदर एंड्रॉइड वर्जन कौन सा होता था इंस्टॉल्ड?
2007 में एंड्रॉइड वर्जन 1.5 था 2007 में, और उसको कहते क्या थे, उसका एक निक नेम भी था, फूड। हाँ जी, 2007 में जब इंट्रोड्यूस हुआ था पाकिस्तान में, एंड्रॉइड वर्जन 1.5 था और उसका निक नेम था फूड। ठीक हो गया। और उसके बाद मैंने आपको बताया था लिनक्स और यूनिक्स पढ़े थे ना, ये क्या होते हैं, कौन से सिस्टम होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एंड्रॉइड में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लिनक्स होता है एंड्रॉइड में। ठीक है, एंड्रॉइड का जो लाइसेंस है वो किसके अंडर है, एंड्रॉइड इज लाइसेंस्ड अंडर अपाची MIT, APACHE MIT। इसके थ्रू लाइसेंस्ड है गूगल। गूगल को इजाजत है ये एडवर्टाइज करने की और चीजें सारी की सारी करने के लिए। गूगल को इसने लाइसेंस प्रोवाइड किया है ना, इसके अंदर लाइसेंस है जी। गूगल गूगल नहीं, सॉरी, एंड्रॉइड लाइसेंस है इसके थ्रू। उसी की बात कर रहा है ना वो, एक ही है। अच्छा, अगर कहीं पे इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कौन सा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, सही। अच्छा, सिंपली आपके कीबोर्ड में एक टॉगल की होती है, वो कौन सी होती है, कौन सी की को टॉगल की कहते हैं, आपके कीबोर्ड के अंदर मौजूद है। मैंने अभी आपको टॉगल का बताया, टॉगल कहते हैं किसको, तो आपके कीबोर्ड में एक ऐसी की है जो कोई ना कोई काम करती है या रोक देती है। कैप्स अगर ना भी आप प्रेस करें तो भी स्मॉल अल्फाबेट तो चलते हैं ना, तो वो टॉगल कहते हैं। टॉगल की होती है आपके कीबोर्ड में, आप डेली यूज करते हो यार, स्पेस का आपने टॉगल होती है। शिफ्ट के बगैर भी देखें, शिफ्ट प्रेस करके आप कोई की प्रेस करोगे ना और वो की कोई फंक्शनिंग करेगी, तो शिफ्ट प्रेस किए बगैर भी तो वो की फंक्शनिंग कर रही है ना, तो शिफ्ट टॉगल की कैसे हो गई। टॉगल की इन अ कीबोर्ड कौन सी होती है, ये अभी कल पेपर हुए हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार के, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया था। न्यूमेरिक की है, नम लॉक, आप प्रेस कर दो 1 2 3 लिखेगा, नहीं लिखेगा, जो साइड पे न्यूमेरिक की है वो यूज नहीं होगी, उसे दोबारा प्रेस कर दो। तो ये टॉगल की है, याद रखिएगा। आपके अगर पेपर में पूछ ले आपके कीबोर्ड के अंदर फिजिकली एग्जिस्ट करती है टॉगल की कौन सी है, तो दैट इज नम लॉक। ठीक है, डायलॉग बॉक्स क्या होता है, आगे हाँ, यस, आप जिस वक्त
कोई भी कमांड एरिया ओपन करेंगे रिगार्डिंग एनीथिंग, कि एक स्क्रीन के ऊपर एक और छोटी स्क्रीन आ जाएगी, उसके ऊपर आपके कमेंट्स या डायलॉग्स चल रहे होंगे, उसको डायलॉग बॉक्स कहते हैं। हाँ, ब्राउजर भी हो सकता है। तो कौन सी फंक्शन की है जो डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के लिए यूज होती है? ऑल टूल्स नहीं, सिर्फ एक फंक्शन की है, एफ वाली, F12 यूज होती है डायलॉग बॉक्स क्लोज करने के लिए। बहुत पूछा जाता है इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, किसी टेबल में मिनिमम रोज एंड कॉलम्स कितने होते हैं? वन क्या? वन क्या? तो कॉलम कितने होंगे? वन एंड वन। हाँ, एक रो एक कॉलम किसी भी टेबल में मिनिमम। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था, आपने एक फाइल सेव की, फॉर एग्जांपल मैंने फाइल सेव की डाटा, ये फाइल का नाम है डॉट डॉट। इसका क्या मतलब है? ये किसमें बनेगी? वर्ड। अच्छा, अगर इसमें बनाना है एफ एक्स एल एफ एक्स, अच्छा, अगर इसमें डॉट ईएक्सटी लिखा हुआ फिर एग्जिट फाइल क्या होती है? सॉफ्टवेयर सेटअप। किसने कहा है आपको कि वायरस फाइल? सॉफ्टवेयर सेटअप फाइल। सर एप्लीकेशन सेटअप है, मान लिया एग्जी फाइल है, मान लिया एप्लीकेशन सेटअप है, मान लिया ये डॉट ईएक्सटी है, ये क्या है? यस, ऐसी फाइल जिसको फर्दर एग्जीक्यूट किया जा सके, इसको एग्जी फाइल कहते हैं, ठीक है, समझे हैं? अच्छा, एक चीज होती है रन या सर्च बार, बात दोनों की एक है। आपके स्टार्ट मेनू को ओपन करो तो उसके अंदर लिखा होता है, एक सर्च बार होती है या रन बार होती है, उसके अंदर से आप रन भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर के ऊपर, उसकी डेस्कटॉप के ऊपर एमएस वर्ड नहीं है, कैसे? नहीं, सर्च मेनू में जाके आप क्या लिखोगे? आपने कोई फाइल भी नहीं बनाई हुई, उसमें आप लिखोगे विन वर्ड, WIN बगैर स्पेस दिए विन वर्ड लिखेंगे, तो वो एमएस वर्ड का जो आइकन होगा उसको उठा के ले आएगा, उसको क्लिक करके आप इसमें अपना काम कर सकते हैं। मीन अगर आपने सर्च करना है एमएस वर्ड के आइकन को और वो आपके डेस्कटॉप पे अवेलेबल नहीं है, तो रन मेन्यू में जाके क्या करेंगे? विन वर्ड लिखेंगे। विन वर्ड लिखने से क्या होगा? वो आपके पास शो हो जाएगा, उसको फिर वहां से ड्रैग करके आप ले आए डेस्कटॉप पे ऊपर। तो शो करवाने के लिए, सर्च करने के लिए जो है वो विन वर्ड यूज होता है। एक्सेल के लिए क्या होगा? कोई बताएगा जी? नो, ये तो एक्सटेंशन है उसकी। रन मेनू में लिखते हैं उसको शो करवाने के लिए, क्या लिखेंगे आप बताओ? यस, सिर्फ एक्सेल लिखेंगे, EXCEL एक्सेल। पावर पॉइंट के लिए क्या करोगे? PPT एक्सटेंशन है और गलत, गलत, लगाओ तुमके। हमें क्या करती क्या मुसलमानों और कुत्ता लगाओ, क्यों तीन करनी है इसलिए? मैं क्या शायद ज्यादा सोच रहे हो कि उसने तीन करनी है, आपकी एक नहीं हुई। ये तो बंदा
एक वो बंदा क्या, मुझे नहीं पता, आप बताओ। तो इसका मतलब है वो जॉली आदमी है, जिंदा दिल आदमी है। कहाँ से पारी दोस्त? अच्छा, और कुछ आपको पता है वो सिटी एमएलए था, अब नहीं, अब उसकी जगह कौन है पता है? उसका टिकट किसको दे रहे हैं कराची का पीटीआई का? शाहिद अफरीदी को। हाँ, लेकिन उसको नॉमिनेट कर दिया कि आमिर लियाकत की जो सीट है ना, उसके ऊपर अब शाहिद अफरीदी इलेक्शन लड़ेगा नेक्स्ट पीटीआई की तरफ से। जीत जाएगा, मुझे भी लग रहा है। अच्छा, ये जो आप आगे डिजाइन दे रहे हैं सारे, अब उन्होंने डिजाइन दे दिया है नेशनल कंप्यूटर, तो उसका आगे क्या करेंगे? उन्होंने बैकआउट कर दिया। जहां तक मेरी पर्सनल ओपिनियन है, गलत भी हो सकती है, ये गेम ही और तरह। अब अंदर की बात यह है कि वो जी रातों रात आर्मी चीफ चेंज करने लगा था, वो ठीक है, इसीलिए जो है उन्होंने जो है वो रातों रात इसको चेंज करवा दिया। ठीक है, कहते हैं जी 10 बजे तक सारा कुछ जो है वो उसके हाथ में था, 1 घंटे में उसकी गेम चेंज हो गया। तो आप देखिए कि इस मुल्क के अंदर, वो नीचे मैम बता रही थी कि आज से 10 साल पहले उन्होंने जो है वो अकेडमी बनाई थी शमशाबाद में, सुपीरियर का कैंपस। तो वहां पे जो 7 लोग थे ना, उन्होंने केस किया था कि जी यहाँ पे जो है ना गाड़ियां खड़ी होती हैं, तो मेरी कार घर के अंदर जाने और आने की जगह नहीं रहती। तो लास्ट कोर्ट के थ्रू ना उसने केस किया था। अब वो जगह छोड़े हुए 10 साल हो गए हैं, तो उनके केस की सुनवाई है पिछले दिनों आई है, यदि आप आए अदालत में पेश हो। वो जो बंदा था वो भी मरहब गया, पता नहीं कहाँ गया जिसने केस किया हुआ था। इनको भी वो एरिया छोड़े 10 साल हो गए। तो ये हमारी रातों का हाल है। लेकिन देखें कि उस दिन रात को 12 बजे निकालते निकालते बैठते हैं। तो ये होता है ना, वो रीजन क्या है कि आपके इंटरनल इश्यूज जो है ना, वो ऐसे हैं कि जिनको ना तो आप पब्लिक कर सकते हैं और ना उनको काउंटर कर सकते हैं। ये होना ही था। उसको तो वेकेशन भी डाल दी है 5 दिन, कोई भी वेकेशन है इंडिया में सारी यही सब है। अच्छा है, वापस आते हैं पीपीटी की तरफ। रन कर रहे थे हम एग्री, एग्री से बात याद आई थी, हम रन करवा रहे हैं, बिगवर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट कैसे करोगे? पावर पॉइंट, हाँ जी, आपका तुक्का अच्छा है, टी पॉइंट, हाँ आपका तुक्का था सही, लेकिन करीब करीब था। तो पी पॉइंट लिखोगे तो इससे एग्री क्या होगी? रन होगी। समझे थी बात को कि नहीं समझे? चलो शुक्र है जी, आ गए। अच्छा, चले बहरहाल पता नहीं था। वर्कबुक और वर्कशीट का पता आपको बड़े अच्छे से होगा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। एक चीज होती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसपास, वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसपास पेपर में आया होगा, इसके बारे में TRESSPASS ट्रेसपास। तो ये तो वो यस, ट्रेसपास का मतलब होता है दखल अंदाजी करना।
किसी के मामलात में दखल अंदाजी करने को ट्रेसपास कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसपास में जब आप इलेक्ट्रॉनिकली किसी के मामलात में, किसी के सिस्टम में किसी का अकाउंट हैक करने की कोशिश करें, उसके पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश करें, उसके कंप्यूटर को उसकी इजाजत के बगैर करें, तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसपास। क्लियर हो गया जी? सजा भी होती है इससे, पता है कितनी? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसपास पे 3 माह कैद, 5 लाख रुपए जुर्माना। इधर ही तो होती है, यही का तो बता रहा हूँ। यहाँ इशू क्या है कि रिपोर्ट नहीं होते साइबर क्राइम, लेकिन जितने रिपोर्ट होते हैं, ये वाहिद चैनल है साइबर क्राइम के जिसके अंदर सजाएं 100% है। हाँ जी, 100% सजाएं मिलती हैं। ये भी ट्रेसपास है, अगरचे के वो उसके बारे में आप पे केस ना करे, आपके खिलाफ एप्लीकेशन ना दे दे। तो वो डिपेंड करता है ना उस पे, वो आपके खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है कि नहीं। अगर वो कार्रवाई नहीं करना चाहता तो डजंट मैटर, लेकिन अगर वो कार्रवाई करना चाहता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसपास के मुस्तकिल हुए, फिर आपको सजा मिलेगी इस चीज से। इसके बाद जनाब एक चीज है माइक्रोज, एक चीज है मैक्रोज। दोनों में फर्क क्या है? हाँ, कंप्यूटर के अंदर माइक्रोज क्या होते हैं? कंप्यूटर के अंदर माइक्रोज से मुराद ऐसी चीजें होती हैं कि जिनके बारे में ओपनली कुछ नहीं होता, उनकी आगे मेन हेडिंग्स होती हैं, उन हेडिंग्स में आगे सब हेडिंग्स होती हैं, उन सब हेडिंग्स के अंदर वो डिफाइन हुए होते हैं, वो माइक्रोज है। जो मेन फ्रंट पे पड़े हुए हैं वो मैक्रो है। तो वो कहते हैं माइक्रोज आर रन बाय डैश, माइक्रोज आर रन बाय टूल मेनू। टूल मेनू मतलब वो टूल होता है, उसके अंदर उन माइक्रोज के बारे में हेडिंग होती है, वहां से जाके आप उनको रन कर सकते हो। तो माइक्रोज को टूल मेनू के जरिए रन किया जाता है, ठीक है? आर रन बाय टूल मेनू। और मैक्रोज क्या है? इवेंट्स होंगे बहुत सारे, वो जैसे माउस क्लिक वगैरह हो गया। सिंपली आप याद रखें जी, मैक्रोज आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको हम क्या कहते हैं? मैक्रोज। हाँ जी, वो मेन है ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है ना, उसके थ्रू आप कर सकते हो कोई भी काम। अच्छा, आपने एक्सेल शीट खोली हुई है, एक्सेल शीट के अंदर आपने देखा होगा पहला कॉलम ए और पहली रो 1। तो ये जो पहला पहला सेल यहां पे बना हुआ होगा ऐसे, ये कहलाएगा क्या? A1। आप एक्सेल की शीट पे यहां 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 या यहां आपका कर्सर कहीं भी चल रहे हो, डायरेक्टली आपने A1 में जाना है, मतलब कि शीट के पहले कॉलम, पहले पहले सेल के अंदर। ये पहला पहला सेल होगा ना A1 में, पूरी शीट में कहीं दिख रहे हो, पहले सेल के ऊपर आपने जाना है, कैसे जाओगे? कंट्रोल होम, होम की होती है ना, कंट्रोल के साथ नहीं, वो तो फिर 1 बाय 1 जाएगी ना। अगर आप नेविगेशन की से करोगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ, डायरेक्ट इधर से इधर आना है अगले ही सेकंड में, तो फिर कंट्रोल प्लस होम, ठीक है? एक चीज होती है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, वो क्या होता है? हम्म हम्म
अच्छा जी, एक चीज है पेस्ट स्पेशल। आप कंट्रोल सी करते हैं कॉपी, कंट्रोल बी करते हो पेस्ट, एक है सिंपल पेस्ट और एक है पेस्ट स्पेशल। दोनों में फर्क क्या है? सिंपल है। याद रखिएगा, सिंपली जो पेस्ट है, जैसे आपने चीज खाई है एज भी उसको आगे लेके जाना, उसको हम कहते हैं पेस्ट। कोई चीज उठा के उसके अंदर कुछ चेंजिंग करके उसको आगे लेके जाना, इस तरह से कि उसकी जो असल सॉफ्ट है वो खराब ना हो, उसको कहते हैं पेस्ट स्पेशल। मिसाल के तौर पे यहाँ नंबर 13 लिखा हुआ था, एज भी जो है उठा के इधर रख दिया, ये पेस्ट है। यहाँ नंबर 13 लिखा हुआ था, बैकग्राउंड कोई नहीं था, आपने बैकग्राउंड में कलर ऐड कर दिया या 13 को जरा बोल्ड कर दिया या इटैलिक कर दिया, उसके बाद यहाँ आके पेस्ट कर दिया, वो पेस्ट स्पेशल है। फाइल का नाम चेंज कर दिया, नहीं फाइल का नाम नहीं चेंज होगा, हर चीज वही रहती है, सिर्फ उसकी जो अपीयरेंस है ना उसके अंदर तब्दीली आ जाती है। एक्चुअल एज वो तो पेस्ट, और अगर उसकी अपीयरेंस में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाए तो फिर वो क्या होगा, पेस्ट स्पेशल। ठीक है, या अगर फॉर्मूलाज की फॉर्म में हो, मिसाल के तौर पे यहां पे A1 है और यहां पे D1 है, ठीक है, आप यहाँ फार्मूला लगाते हैं इक्वल टू, आगे साइन बनाते हैं, इनको रेंज सिलेक्ट करते हैं A1 प्लस D1, दो इधर लिखा हुआ है और दो ही इधर लिखा हुआ है, A1 और D1, इनको जमा किया तो क्या बन गया, 4। अगर आप सिंपली इसको कॉपी करके आगे लेके जा रहे हैं तो पेस्ट है, लेकिन अगर पेस्ट स्पेशल करेंगे तो वो इस रेंज को सिलेक्ट नहीं करेगा, बल्कि इस रेंज के बदले में जो रिजल्ट आ रहा है वो उस रिजल्ट को आगे लेके जाएगा, ये होता है पेस्ट स्पेशल। ठीक हो गया? हाँ, राइट क्लिक करेंगे आप माउस के ऊपर पेस्ट के बाद, जब पेस्ट करने लगोगे तो वहां पेस्ट के नीचे पेस्ट स्पेशल लिखा हुआ आएगा, वहां से आप इसको कर सकते हैं जी। कीबोर्ड से भी होती है, लेकिन वो की इस वक्त मेरे माइंड में नहीं है, शायद, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है। चले देखते हैं। अच्छा, डाटा रेंज जो है वो किस चीज पे बेस करती है? ये अभी मैंने आपको बताया ना, डाटा रेंज होती है कि आपने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया इसको, डाटा रेंज किस चीज पे बेस करती है, इसकी बेस क्या होती है यार? डाटा रेंज किस चीज पे बनी हुई है, देखो तो सही, कॉमन सेंस की बातें हैं ये। वर्कशीट किस चीज पे बनी हुई है? एक्सेल किस चीज पे बनी हुई है? रोज एंड कॉलम्स। तो रेंज बेस करती है रोज एंड कॉलम्स पे, ठीक है, समझे हैं? अच्छा, आपने एक्सेल के अंदर कुछ लिखना है, एक ये मिसाल के तौर पे A1 में मैंने 2 लिखा हुआ है, मैं कहता हूं ये 2 नहीं है, ये 21 था। अगर मैं डायरेक्टली जाके इस पे लिखने लगता हूँ 21 तो क्या होगा, मैंने सिर्फ 1 लिखना है, लेकिन अगर 1 लिखूंगा तो 2 गायब हो जाएगा, अब ये नया 1 बन गया, ये रीराइट हो जाएगा, एडिट नहीं होगा। अगर मैंने सेल को एडिट करना है तो मैं कैसे करूंगा, डबल क्लिक करूंगा या F2 प्रेस करूंगा, हाँ ठीक है ना। अगर मैं एडिट ऑप्शन से बाहर आना है तो क्या करूंगा, एस्केप प्रेस करूंगा, एस्केप प्रेस करके एडिट ऑप्शन से बाहर आया जा सकता है, F2 प्रेस करके एडिट ऑप्शन में जाया जा सकता है। एक चीज है वी लुकअप फंक्शन, वी लुकअप, यस एक्सेल में
ये क्या है, कोई बताएगा? ठीक है, किसी हद तक ठीक है, लेकिन ये यूज नहीं होता है। ये सेटअप जो है, ये वी लुकअप, ये किसके यूज होता है? हाँ, स्टैटिस्टिकल के लिए होता है। क्या होता है, जिस किस्म के डाटे में जाके आप वी लुकअप सेटअप खोल रहे हैं, रिलेटेड रिकॉर्ड फाइंड करता है। ये सारे का VLOOKUP setup is used to find the related record। मिसाल के तौर पे आप अगर कैलकुलेशंस कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक नंबर्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप एंड में देखना चाहते हैं कि इन नंबर्स की, मिसाल के तौर पे एक में ऑड और इवन नंबर्स बने हुए हैं, उनकी आप कैलकुलेशंस कर रहे हो, आप ऑड नंबर की कैलकुलेशंस टोटल देखना चाह रहे हो, तो कितनी या तो फिर VLOOKUP फंक्शन में जाओगे आप, तो उसके जरिए आप क्या कर सकते हो, जो उसका रिलेटेड रिकॉर्ड है उसको आप चेक कर सकते हो। पेपर में वो पूछता है कि VLOOKUP फंक्शन जो है ये किस लिए यूज होता है, तो ये फंक्शन यूज होता है रिलेटेड रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है जी। अच्छा जी, क्या टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट किया जा सकता है? कैसे? ऑप्टिकल, अच्छा, हाँ, स्क्रीनशॉट लेके भी हो सकता है, पीडीएफ से भी हो सकता है। उसके लिए आप जो सोर्स यूज करते हो वो क्या होता है? सिंपल सोर्स। हार्ड फॉर्म से उसको इमेज में कन्वर्ट करने के लिए स्कैनर। यार क्या भी रहा हूँ, हार्ड फॉर्म से इमेज में कन्वर्ट करना है। एक चीज पकड़ी, एक पेज है आपके हाथ में, वो पकड़ा आपने, स्कैनर पे रख दिया, पेज आपका हार्ड फॉर्म है, स्कैनर के थ्रू वो इमेज में कन्वर्ट हुआ कि ना हुआ है? तस्वीर लेने से भी हो जाएगा, लेकिन जो जनरली यूज होती है चीज वो स्कैनर ही है। तस्वीर भी लोगे तो वो स्कैन ही करेगा ना आपका कैमरा, आपके मोबाइल का कैमरा, फिर उसको आप किसी भी डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर में ले जाओगे। पता है? अच्छा जी, सीडी में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? वो तो होती है मेमोरी, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होती है और सीडी को रीड करने के लिए? कॉमन कॉमन सी बातें यार। लेजर टेक्नोलॉजी यूज होती है सीडी के अंदर, सीडी में, हाँ जी। लेजर टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन सीडी इन अ कॉम्पैक्ट डिस्क। अच्छा जी, जैसे डिजिटल कंप्यूटर है, वो डिजिटल फॉर्म ऑफ डाटा जो है उसके ऊपर बेस करते हैं। एनालॉग जो सेटअप थे, एनालॉग कंप्यूटर, वो किस चीज पे बेस करते हैं, वो सारे के सारे? तो यार रहने दो, होगा ऑप्शन ना पूछो। कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस होती हैं जिनके ऊपर आपका एनालॉग सेटअप जो है वो बेस करता है। कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस उनके ऊपर बेस करता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज होती थी फ्लॉपी। फ्लॉपी क्या होती है? फ्लॉपी का साइज क्या होता है? एक चीज होती है साइज, एक चीज होती है कैपेसिटी। फ्लॉपी का साइज क्या है और फ्लॉपी की कैपेसिटी क्या है?
3.5 इंचेस जो है वो फ्लॉपी होती है साइज, और 1.44 MB जो है वो इसका कैपेसिटी। 3.5 इंच इसका साइज होता है, 1.44 MB जो है वो इसका कैपेसिटी होता है। अच्छा ये बताएं जो सीडी है उसका वेट कितना होता है? यस वेट ये पूछते हैं फिर एक कॉम्पैक्ट डिस्क जो है कितना 95 क्या वो लोहे की होती है? होगा तो 0.54 सीडी जो है ना उसका दो तरह का वेट होता है। एक सीडी होती है 16 ग्राम और एक होती है 20 ग्राम वेट में। जो 16 ग्राम वेट में होती है ना सीडी, उसके अंदर जो कैपेसिटी होती है वो होती है 650 MB, और जो 20 ग्राम सीडी होती है उसकी 700 MB कैपेसिटी होती है। कुछ समझे हैं? जी फ्लॉपी को रीड वो भी लेंस टेक्नोलॉजी है, और ये दो तरह के होते हैं, अगर 16 होगी तो 650 MB होगी, अगर 20 होगी तो फिर 700 MB होगी। अच्छा साइज कितना होता है सीडी का? ये इसका डायग्राम सॉरी इसका रेडियस के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना रेडियस होता है साइज के बारे में? 4.7 इंच होता है साइज, 7 इंच। साइज ऑफ एरिया डायमीटर होता है 4.7 इंच इसका डायमीटर है टोटल। हाँ लेकिन 4.7 इंच टोटल डायमीटर पूछते होते हैं, 4.7 इंच का, और रेट इसका 16 और 20 है, और कैपेसिटी इसकी 600 MB टू 650 MB टू 700 MB होती है। ठीक है। अच्छा एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं MICR, कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। ये देख लें जी, MICR होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। ये क्या होता है बेसिकली? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर एक ऐसा सेटअप है जिसके थ्रू आप रैंडम डाटा एक्सेस कर सकते हैं। रैंडम डाटा एक्सेस से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर आपसे लेके आप सब तक सबका डाटा है। अब अगर देखें कोई भी सॉफ्टवेयर है वो तरतीब से चलता है, पहले ये साइट फिर ये साइट फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरह करते करते यहाँ तक आएगा। MICR देता है रैंडम एक्सेस, मुझे इसका नहीं चाहिए, मुझे इसका नहीं, मुझे इसका डाटा चाहिए, तो मैं MICR के जरिए डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकता हूँ, और उसके लिए मुझे कोई लंबे जोड़े काम करने की जरूरत नहीं। कोई एक ऐसी चीज जो उसकी यूनिक हो, जिसका आप डाटा चाह रहे हो, उस यूनिक चीज के थ्रू आप उसका ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे मोबाइल नंबर यूनिक होता है, NIC नंबर यूनिक होता है, ठीक है।
अच्छा, तो ये सारी की सारी चीजें यूनिक होती हैं। यूनिक चीज के जरिए आप उसका डाटा ले सकते हैं, तो इसको कहते हैं MICR, मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। ये क्या करता है? रैंडम डाटा एक्सेस देता है आपको। अच्छा, एक चीज होती है कैड, कैड ऑटो कैड, आपने सुना होगा नाम। ये कैड किस चीज का एब्रिविएशन है? यस, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड कहते हैं। ये किस लिए यूज होता है? डिजाइनिंग के लिए, स्केचेस डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। इसको हम कहते हैं कैड। एम्बेडेड सिस्टम का आपको मैं बता चुका हूं पहले ही, पता है ना? एम्बेडेड सिस्टम का बताया ना आप लोगों को। जो हैवी प्लांट, मशीनरी, इंस्टॉलेशन वगैरह हैं, उनको रन करने के लिए उनके साथ जो कंप्यूटर अटैच होता है उसको एम्बेडेड सिस्टम कहा जाता है। मिसाल के तौर पे पेप्सी फैक्ट्री में प्लांट लगा हुआ है, ऑटोमेटिकली फिल कर रहा है बॉटल्स को, पैक कर रहा है ऑटोमेटिकली बॉटल्स को, ठीक है? तो उस वो एक कंप्यूटर के जरिए ही कर रही है ना मशीन खुद नहीं, तो वो कंप्यूटर जो उसके जरिए लगा हुआ है अटैच और ये सारा काम कर रहा है उसको एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। हाँ, वो भी एम्बेडेड सिस्टम हो सकता है। नहीं, एटीएम एम्बेडेड नहीं है, सॉरी, वो एम्बेडेड नहीं है। हाँ, पेट्रोल पंप जो है वो एम्बेडेड है, क्योंकि एटीएम है भी एक सेटअप एट अ टाइम, वो चीज में आ जाता है, ठीक है ना? कमांड उसको हम दे रहे हैं, लेकिन एम्बेडेड सिस्टम जो है वो उसमें सिस्टम कमांड दे रहा होता है चीजों को, ठीक है ना? अच्छा, दूसरे नंबर पे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, वो क्या होता है? एम्बेडेड सिस्टम को रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद सॉफ्टवेयर क्या होता है? मीन्स आपको पता है ना? हाँ, मतलब जो कि आपके हार्डवेयर को रन करवाता है। हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर कहलाएगा। हाँ, सॉफ्टवेयर बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है? वो प्रोग्राम है, वो प्रोग्रामिंग की हुई है कि इस तरह से आपने काम करना है। अच्छा, पीपल वेयर क्या होता है? पीपल वेयर, PEOPLE, पीपल आगे WER, जैसे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होता है ऐसे पीपल वेयर भी होता है। वो मालवेयर होता है। मालवेयर है वो वायरस है जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को खराब करता है। पीपल वेयर होता है वो लोग जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनको पीपल वेयर कहा जाता है। हाँ जी, सॉफ्टवेयर क्रिएटर, प्रोग्रामर, उनको पीपल वेयर कहा जाता है। बायोस किस चीज का एब्रीविएशन है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कोबोल किस चीज का एब्रीविएशन है जी? कोबोल है जी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। हाँ जी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कुकीज क्या है? हाँ जी, वो सुपर, उसके अलावा ठीक है। और कुछ बताना चाहे? वो होती क्या है? क्या तो बेसिक समझने इंफॉर्मेशन जो आपके कंप्यूटर को नेटवर्क से जो आप करते कनेक्ट उसमें इसको आसान अल्फाज में आप इस तरह कह सकते हो क्योंकि वो लिंक होता है जो यूजर को उसी वेब पेज पे रिटर्न होने के लिए मदद करता है कि जहां आपने छोड़ा था ऐड से आप उसको कंटिन्यू कर लेते हो, उसको आप समझ गए? बिस्किट तो नहीं होता? अच्छा, चले। बूटिंग सेटअप क्या होता है? हाँ,
खुद ब खुद ये बूटेबल सीडी होती है, बूटिंग होती है, रीबूटिंग होती है। ये बूटिंग कहते हैं किसको है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसको कहा जाता है, बूटिंग को। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट मींस कि इसके अंदर कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिकली वर्क करता है, वो बताता है अपनी कैपेसिटी को, अपनी वर्किंग को, अपनी एफिशिएंसी को, और जो काम होता है वो ऑटोमेटिकली करता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। स्पूफिंग क्या होता है? SPOOFING। बताएं। किसी का पासवर्ड चोरी कर लेना स्पूफिंग कहलाता है। आप किसी का अकाउंट का पासवर्ड हैक कर लेते हो, स्टील कर लेते हो। हैक और चीज है, स्टील कर लेते हो, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे स्पूफिंग। स्टीलिंग पासवर्ड। STEAL और STEEL में फर्क होता है, फिर वो वर्ड आ जाएंगे। अच्छा, आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है? सिर्फ किसी की आइडेंटिटी को थेफ्ट करना नहीं, किसी की आइडेंटिटी से रेलिवेंट हर तरह की इंफो लेके उसी आइडेंटिटी को अपनी आइडेंटिटी शो करना, इसको कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। मिसाल के तौर पे आपने फेसबुक पे देखा होगा पापा की परियां इतनी सारी फिर रही हैं, ठीक है? हाँ, नेट पे एक सभा होती है, अपनी तस्वीर लगा के बैठी हुई है, उस सभा की वो तस्वीर, उसकी कॉलेज की 2-4 और तस्वीरें, उसके नाम से कोई और मिस्टर एसन जो है या कोई और वो अपना अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है, सभा के नाम से। हाँ तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट, कि किसी की आइडेंटिटी मुकम्मल तौर पे चुरा के उसको अपनी आइडेंटिटी जाहिर कर देना, ठीक है, शख्सियत चुरा लेना किसी की। स्पाई बूटिंग, ये क्या होती है? स्पाई बूटिंग जी, बताएं जी। स्पाई बूटिंग क्या होती है जी? जी हाँ ठीक है, लेकिन ये आगे आया, ये पूरा मतलब स्पाई बूटिंग कहते हैं जनाब के आप किसी के सिस्टम से उसकी इंफो चुराते हैं और बजरिया इंटरनेट किसी तीसरे को भेज देते हैं, ये स्पाई बूटिंग है। मिसाल के तौर पे मिस्टर ए ने मिस्टर बी के अकाउंट से उसका वो डाटा चुराया, उसके बाद उसको थ्रू इंटरनेट मिस्टर सी को भेज दिया, तो मिस्टर ए ने स्पाई बूटिंग की। हाँ, इसके अंदर देखें कि सोर्स जो है ना वो इंटरनेट होना जरूरी है। अगर इसके अंदर मीन या सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो डाक आ गई है या फिजिकल रिसीविंग आ गई है, तो फिर ये स्पाई बूटिंग नहीं होगा, फिर ये क्या होगा? सिर्फ स्टीलिंग की हद तक होगा। तो स्पाई बूटिंग में क्या होता है? आप जनाब एक शख्स का डाटा उसके अकाउंट से चुराते हैं और बदलिया इंटरनेट किसी तीसरे को भेज देते हैं, ठीक है? अच्छा, अब एक चीज आपने पढ़ी होगी, यूनिवर्सल स्टोरेज बस, पढ़ते हैं ना? पढ़ते हैं ना? इसमें ये जो बस है, बस किस चीज का एप्लीकेशन है? पीयूएस, बाइनरी यूनिट सिस्टम। बस इज द एब्रिविएशन ऑफ बाइनरी यूनिट सिस्टम। यूनिवर्सल सीरियल बस, सही है। यूनिट
सिस्टम। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफी है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जी। मेल मर्ज जो है ना, उसके अंदर आप क्या करते हैं, एक ईमेल है उसको आप इस तरह से मर्ज करते हो कि उसके जो ट्रक्स है ना, वो या तो अपने पास रख लेते हो या आगे किसी और को सेंड कर देते हो। ठीक है, आज वाला जो टॉपिक आपने पढ़ा है अभी तक, इसमें कोई चीज आपको समझ ना आई? आगे भी है। दफादार यार, रोजा लगा हुआ है, मुझे बहुत लगा हुआ है। ऑनलाइन वालों के लिए ऑनलाइन वालों को कुछ पूछना तो नहीं है? नहीं सर, समझ आ गया। ओके, थैंक यू।